अच्छा है कि मायावती का रुख क्या होना चाहिए, क्योंकि वो सुझाव मांग रही है, निश्चित तौर पर वो अपने समाज के लोगों से सुझाव मांगेंगे। तो आप लोग का सुझाव किस तरीके से है? क्या उनको ओवैसी के साथ जाकर दलित मुस्लिम गठजोड़ खड़ा करना चाहिए, या उनको इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, या फिर बीजेपी के साथ जाना चाहिए? मानस भाई, अभी बीच वाला कुछ शब्द जो है थोड़ा सा टूट टूट करके आ रहा था नेटवर्क की वजह से, तो मैं समझ नहीं पाया था। खैर, कुल आपका जो पूछने का उद्देश्य है कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट है जो बीएसपी के पास है वो किधर जाएगा, नहीं नहीं, आपको मेरा मेरा नहीं मैं नहीं मेरा 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 सवाल ये है कि जब मायावती अपनी पार्टी के लोगों से सुझाव मांग रही हैं कि उनको गठबंधन में जाना चाहिए या नहीं, और किसके साथ जाना चाहिए, तो ऐसे में क्योंकि आप भी उसी समाज का को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा सवाल सीधा सा ये है कि बेहतर क्या होगा मायावती या बीएसपी के लिए, कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए, एनडीए के साथ जाए, या दोनों से दूरी बना करके ओवैसी के साथ हाथ मिला करके दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार करें? ज्यादा बेहतर स्थिति क्या होगी? मानस भाई देखिए, अगर दलित मुस्लिम वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं कि ओवैसी के साथ गठजोड़ करके अगर जाए, तो बहुत सारे वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास, बहुत सारे वोट बैंक जितने घटक दल हैं सबके पास है। और आज सारे दलों का उद्देश्य केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। अगर वाकई में सब लोग चाह रहे हैं कि मेरी अगर व्यक्तिगत तौर पे उस हिसाब से आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। और एक चीज और भी आपको बता दूं, ओवैसी जी भी अगर वाकई में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, बहुत सारे आरोप ओवैसी जी पे भी लगते हैं। तो ओवैसी जी भी बीजेपी का बहुत बड़ा विरोध करते हैं, बार बार उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ओवैसी जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और भाजपा को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जब तक सत्ता में रहेगी, देश का विकास नहीं विनाश होगा। सारी सरकारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने भेज दी। आरक्षण जब संस्था है ही नहीं तो आरक्षण रहेगा कहां। आज जिस मुख्य धारा को जोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट दरअसल आरक्षण कोई भीख नहीं थी, पृथक निर्वाचिका के एवज में हमको मिला था। तो जिस सरकारी संस्थाओं में हमारी सहभागिता या हमारा प्रतिनिधित्व था, जब सरकारी संस्थाएं कारपोरेट के हाथ में चली जाएंगी, कर्मचारी संस्थाएं कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी, तो हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं बचेगा। तो आज हमारा पूरा मेन उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, आप अभी हाल ही में देख लीजिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देखिए उत्तर प्रदेश का एक भी विभाग, जिसको परिवहन विभाग, चाहे परिवहन निगम, कितना स्ट्रिक्ट आदेश दिया गया कि 90 दिन तक आप राम मंदिर में लोगों को ले जाने के लिए इवन प्राइवेट बसों को आप फूल मालाओं से सजाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पास आपका पेपर कह रहा है। और दूसरी चीज, यही भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है सीधे कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भाई, जब हमें हमारे उपासना की स्वतंत्रता है तो किसी को आप थोप क्यों रहे हैं? ये आस्था का विषय है राम मंदिर। आप भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरीके का एजेंडा आप चला रहे हैं कि 90 दिन तक लगातार जो है वो यात्रा चलती रहे, अरे भगवान श्री राम कड़कड़ में व्याप्त है। महामंडलेश्वर ने सीधे सीधे कह दिया कि यह मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति में जो महामंडलेश्वर है, उन लोगों ने ये कह दिया
तो इनका ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? यहाँ पे बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और मैं केवल ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मेरी दिली इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, तो भाजपा को सत्ता के बाहर जरूर करना चाहिए। मानस भाई। चलिए आलोक पांडे जी दिया था और सोना गिरवी रखना पड़ा था, तो हमारा पांडे जी एक बड़ी विनम्रता से ये क्वेश्चन है, बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनम्रता। अब आप भी पूछ लीजिए विनम्रता से। नहीं, बहुत विनम्रता से एक प्रश्न है पांडे जी आपसे। मैं केवल यह प्रश्न है कि आप, ठीक है कांग्रेस ने गलती की इसलिए सत्ता से बाहर, ठीक, आज बीजेपी अगर गलती कर रही है तो क्या उसे सत्ता से बाहर होना चाहिए कि नहीं? ये पहला एक क्वेश्चन। दूसरी चीज, जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि हमारा भारत देश आज जो है 5वें पायदान पे है इकोनॉमी में, मैं केवल ये जानना चाहता हूं जब सरकार बीजेपी की बनी थी तो उस समय डॉलर का क्या रेट था और आज की डेट में डॉलर का क्या रेट है? बस दो क्वेश्चन, बड़े हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से आपसे मेरा सवाल है, बस इतना बता दीजिए। जी, मैं बता देता हूँ। पहली बात आप समझिए कि जो पहला प्रश्न था कि कांग्रेस ने गलती की, वो गलती मैं मान ही नहीं रहा। अगर वो नहीं होता, एलपीजी नहीं होता, सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में होता, तो आज हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी दुर्दशा होती। तो वो ब्लेंडर नहीं था। जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था देश। तो हमेशा मैं कहता हूं कि उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया था, लेकिन उस निर्णय से देश की इकोनॉमी को फायदा हुआ। वो मैं हमेशा जैसे पार्टी में आए हैं तो उसको देना पड़ेगा। मनीष हिंदवी जी के पास चलते हैं। मानस भाई एक मिनट। पांडे जी, मैं जहां तक मेरा अपना जो शोध है, जो विश्लेषण है, जो मेरा अपना चिंतन है, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का जो आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वो ग्रोथ रेट पूंजीपतियों और चंद परिवारों के ग्रोथ रेट को देश का ग्रोथ रेट बताना, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आज भी गांव के गरीब किसान के पास चले जाइए, आप मुझे ये बता दीजिए भारत देश में इनकम टैक्स पे करने वाले कितने परसेंट लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं? मेरे पांडे जी डाइवर्ट नहीं कर रहे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ 1.6% के नियर अबाउट इनकम टैक्स पे ही है। वही अमेरिका में 60% लोग इनकम टैक्स पे ही है। आज राष्ट्र निर्माण की जिस बात कर रहे हैं, सुन लीजिए बात, देखिए सुनिए इजाफा हुआ है और सीट में भी इजाफा हुआ है। मानस जी चलिए मनीष हिंदवी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूँ प्लीज, क्योंकि अब समय हो गया। तो कर्मवीर आजाद 20 सेकंड में एकदम लाइन पे बात करिएगा, एकदम। जी, मानस भाई, मैं अभी चूंकि अनुपम भाई ने बहुत पूरा जो है विवरण बताया, मैं केवल अनुपम भाई से ये जानना चाहता हूं, आपने ये बताइए कि 2014 के पहले कमिटमेंट क्या कांग्रेस की थी, क्या कमिटमेंट सपा की थी, या कमिटमेंट कोई और कोई भी? 2014 मोदी ने ये कह के लड़ा था कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, राजा व्यापार नहीं करता, हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्होंने कहा हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट करके दिखा दिया। 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट मनमोहन सिंह ने किया था, 2 लाख करोड़ का मोदी ने किया। लेकिन अगर के मुद्दे पे बुला लें, मैं पूरी तैयारी से आता हूँ। पांडे जी ने शुरू करी थी, मैंने नहीं शुरू करी थी। आप सीधे किसी के आंकड़ों को झूठा नहीं कह सकते। मानस भाई, मेरा भी एक निवेदन है कि अनुपम भाई को एक बार इकोनॉमी के मुद्दे पर बुला लीजिएगा। मेरे पास डेटा है, मैं डेटा के आधार पे मैं चूंकि आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। गठबंधन में कर रहे थे, लेकिन बहस ने कुछ ऐसा यूटर्न लिया। मानस भाई मेरा ये है, अनुपम भाई को समझा लीजिएगा। मेरे पास